तो टीम के सभी साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत सारे साथी जुड़े हैं अलग अलग जगह से, और बीआरसी के माध्यम से बुद्धा रिसर्च सेंटर जो साहब कांशीराम जी ने बनाया था, बौद्ध शोध केंद्र, और उसको अमली जामा धम्म भूमि ने फिर से पहनाया है। अलीगढ़ में उसकी शुरुआत की है, और सरदे धम्म संदेश जी इस व्यवस्था को पूरा देख रहे हैं, जिनको डॉक्टर रमेश जी के नाम से जानते। बहुत सारे विषय हैं, करीबन अब तक कम से कम 500 सब्जेक्ट पे ये कार्यक्रम चल चुका है, और उनकी सारी वीडियो आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे देख सकते हैं। जिस भी विषय पे आपकी जिज्ञासा हो तो उन विषय पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्रबुद्ध साथियों, आज का जो विषय है, बौद्ध धर्म के प्रचार में धम्म कारवां का क्या योगदान है, तो इस विषय पर आज मुझे बोलने का बीआरसी ने मौका दिया है, धम्म भूमि ने मौका दिया है। विषय हालांकि कोई अटपटा नहीं है, बिल्कुल सुस्पष्ट है, आप लोगों को साफ समझ में आएगा। और जो कारवां जो शब्द है, असल में कारवां की जो डेफिनेशन है, इसको आप काफिला भी कह सकते हैं। और कारवां जो सिंबॉलिक जो पहचान बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, असल में इससे पहले जो कारवां चलते रहे हैं, जो भी कारवां का विस्तार रहा है, हमारी भले ही जानकारी में ये बातें ना रही हों, लेकिन सही अर्थों में हमें कारवां की जो जानकारी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से चली है। ये जो कारवां है आज से नहीं चला है, ये महापुरुषों ने लंबे समय से चलाया है। आपने अगर साहब कांशीराम जी की एक स्टेटमेंट सुनी हो तो साहब भी ये बात अक्सर दोहराते हैं कि ये जो बुद्ध से चला है ये मूवमेंट, और उसके बाद में फूले साहू अंबेडकर ने चलाया है, और उसके बाद भी ये कारवां चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। और साहब कहते हैं कि मेरे को भी एक दिन जाना है, मैं चाहता हूं कि अब ये जिम्मेदारी बहन जी की लगाई उन्होंने। तो साहब कहते हैं कि मैंने जो ये मूवमेंट जहां से कारवां शुरू किया है, वो जहां हमारे महापुरुष छोड़ के गए थे, मैं उससे आगे की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब हमने जो काम किया है, साहब ने जो काम किया, जहां महापुरुष छोड़ के गए थे, उन्होंने उस कारवां को वहां से आगे बढ़ाया। तो प्रभु साथी, जो कारवां की शुरुआत है बाबा साहब अम्बेडकर से शुरू होती है। और बाबा साहब से कैसे शुरू होती है, आप सभी साथी इस बात को जानते हैं। 18 मार्च को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा में आते हैं, और आगरा में जो बाबा साहब एक कार्यक्रम करते हैं, तो वहां बाबा साहब ने एक अपील की है लोगों से, अपने समाज के सामने एक दर्दनाक अपील रखी बाबा साहब ने, कि मैं इस कारवां को बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक लेकर के आया हूँ, और मैं अपने जो अनुयायी हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरा आदेश है कि वो इस कारवां को किसी भी सूरत में पीछे ना जाने दें। अगर वो इस कारवां को आगे ना बढ़ा सके तो किसी भी सूरत में पीछे ना जाए, उसको वहीं पर छोड़ दें। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की ये अपील थी कि हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई और नेतृत्व करता आएगा और इस कारवां को आगे बढ़ाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से मूवमेंट के जितने भी साथी हैं जो बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हैं, जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, जो महापुरुषों को अपना रहबर मानते हैं, ये लगभग हर आदमी इस स्टेटमेंट को दोहराता है। लेकिन कारवां था क्या, कारवां चलाना कैसे था, कारवां की जरूरत समाज को क्यों पड़ी, बाबा साहब किस तरह का कारवां चाहते थे, कैसा काफिला बाबा साहब चाहते थे, वो दर्दनाक अपील हम सभी लोग गाते तो रहे, हम दोहराते तो रहे, लेकिन उस सिंबॉलिक कारवां को हमें बढ़ाना कैसे चाहिए था, इस विषय पर ज्यादा साथियों ने काम नहीं किया। एक मजरूह सुल्तानपुरी हुए हैं, उनकी शेरो शायरी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे वो दिखाई देगी। एक जो लाइन है, जब साहब कांशीराम साइकिल पे चलते थे तो उनकी फोटो के पीछे हर जगह वो लिखी मिलती थी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये मजरूह सुल्तानपुरी की स्टेटमेंट है।
लेकिन सोशल मूवमेंट के जितने भी साथी हैं वो सभी इस स्टेटमेंट को साहब काशीराम जी से जोड़ते हैं। और हो सकता है मजरू सुल्तानपुरी को इतना भी नहीं जानकारी होगी कि आपकी स्टेटमेंट इतने बड़े पैमाने पर लोगों में फैल जाएगी। और बहुजन समाज के जुड़े तमाम संगठनों के लोगों ने स्टेटमेंट को बड़े पैमाने पर फैलाया। और साहब मात्र चंद लोगों को लेकर के जब सड़कों पर उतरे थे, साइकिल से काफिला चलाया था, और देखते देखते साहब ने पूरे भारत को इस कारवां से जोड़ दिया, इस काफिले से जोड़ दिया। और जहां नाम लेने वाला नहीं था मूवमेंट का, या बाबा साहब का नाम लेने वाला कोई भी शख्स नहीं था, वहां आप लोगों ने ये कारवां देखा और ये काफिला चलता गया। पर वो साथियों, राजनीति का दौर आया, और राजनीति के साथ साथ में महापुरुषों की एक सोच थी कि हमें किस तरीके से सिंबॉलिक कारवां को आगे बढ़ाना है। बहुत लोगों ने मेहनत की, बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी, बहुत लोगों ने नौकरी से रिटायरमेंट ली। जैसे साहब का आदेश था कि वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, 20 साल के बाद आप अपनी सर्विस से इस्तीफा देंगे और पूरा का पूरा समय आप मूवमेंट में लगाएंगे। बहुत लोग निकले, बहुत लोगों ने साहब की तरह शादी ना करने का संकल्प लिया, और देखते देखते राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ में सोशल मूवमेंट भी बड़े पैमाने पर साथियों फैलती चली गई। इस दौरान धम्मभूमि ने एक शुरुआत की। हम जब भी कोई कार्यक्रम की योजना बनाते थे तो कहीं ना कहीं टकराव होता था। धम्मभूमि ने एक कार्यक्रम की योजना बनाई कि हम, एक गांव है नजदीक में, और वहाँ एक स्कूल में एक ऑफिस था कि यहाँ हम छोटा सा काम स्टार्ट करेंगे और एक कार्यालय बना करके हम लोगों के बीच में विस्तार देंगे। ज्यादा लंबी उस विषय पर मैं चर्चा ना करूंगा। लोगों ने हमारा जो सामान था, जो बंते जी और टीम के साथी हम सब काम करते थे, वो सामान उस कमरे में से बाहर निकाल करके फेंक दिया, और उस गेट पे आप वो हमारे वाला ताला तोड़ करके अपना ताला लगा दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि पूरी टीम ने संकल्प लिया, ये 2004 की बात है, और संकल्प ये लिया कि हम एक विशाल साइकिल यात्रा निकालेंगे और एक काफिला निकालेंगे, हरियाणा को 4 हिस्सों में बांटेंगे। जब तक किसी के दिमाग में ये नहीं था कि हम सक्सेस हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, सफल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक दिमाग में एक जिसको आप ये कहें कि पागलपन था। क्योंकि प्रबुद्ध साथियों, जितने भी नई खोज है, नई योजनाएं हैं, समझदार लोगों ने नहीं बनाई है। ना नई खोज समझदार लोगों ने की है, ना नई योजनाएं समझदार लोगों ने बनाई है। जो समझदार लोग हैं वो तो पीएचडी करते हैं। जब आप लोग कोई काम करके वहां से निकल जाते हैं तब उनके ऊपर पीएचडी करते हैं। साहब कांशीराम जी से एक साथी ने पूछा था, पत्रकार ने, कि आप इतनी मजबूत योजना कैसे बना लेते हैं। और जब भी आप कोई भी कदम उठाते हैं तो आपकी योजना इतनी जबरदस्त फलीभूत होती है कि ऐसी योजनाकार आपके पास क्या कोई टीम है, या आप इस तरह की कोई योजना बनाते हैं? तो साहब बोले कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं बैठ करके योजना बनाऊं। मैं तो एक कदम आगे बढ़ा देता हूं, और जैसे ही कदम आगे बढ़ाता हूं तो फिर योजनाएं अपना आप बनना स्टार्ट हो जाती है। तो प्रबुद्ध साथियों, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में जब काफिला लेकर के निकले, 4 हिस्से से साइकिल यात्रा चली। एक रूट को सदे बनते कर्णवशील राहुल जी नेतृत्व कर रहे थे। एक टीम में रुमाल सिंह जी थे, एक टीम में मैं, राजा राम, मास्टर रामनाथ थे। हमारे बहुत सारे साथी इस तरीके से चले थे। साथियों, जब हम लोगों के बीच में गए तो हर यात्रा हमें एक नया सबक सिखाती है। लोग हमारे विरोधी भी मिले, लोग हमारे पक्ष के भी मिले, और देखते देखते उस कारवां में, जैसे हम जो गर्मियों की छुट्टियों में जो हमारा 2004 का काफिला था, जब हम लोगों के बीच में गए तो एक नई उमंग पैदा हुई। जो चीज हमें लगती थी कि ये काम असंभव है, वो काम संभव होता नजर आया। और वहीं से बैठते, लोगों से बातचीत करते, एक दूसरे से कनेक्टिविटी करते। जैसे हम 22 दिन के बाद हम सब इकट्ठे रोहतक में मिले, तो वहीं से योजना बनाई कि हम एक अपना सेंटर बनाएंगे, और जिसके हमने प्रचार किया कि हम बड़ा एक कॉलेज बनाने जा रहे हैं, ये काम हम अब करके दिखाएंगे। तो प्रबुद्ध साथियों, उस यात्रा के दौरान, उस काफिले के दौरान ही नई योजना बनती चली गई। इसमें कहने का मेरा अर्थ ये है, सुस्पष्ट बात ये है
कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें भिन्न भिन्न मत और मतांतरों के लोग मिलते हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग मिलते हैं। जब वो लोग हमारे से मुलाकात करते हैं तो हमें उनसे भी सीखने का मौका मिलता है। एक स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी होगी कि हर यात्रा एक नया आयाम स्थापित करती है, हर यात्रा हमें एक नई जिंदगी दे के जाती है, हर यात्रा एक हमें मकसद दे करके जाती है। तो प्रभु साथी, वो हमारी जो यात्रा थी, क्योंकि हमारी शुरुआत थी, हम इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी और समझदारी की, तो मेरे ख्याल से हम तो इतने समझदार नहीं थे। बस ये था कि हमें करना है। हम उस काफिला को साथियों लेकर के चले। तो उसके बाद में जैसे धम्म भूमि की नींव रखी गई और नींव रखते ही आपने देखा कि जो प्लान बनाई गई थी, हम उस प्लान पर सक्सेस हुए। और भारत भर के ज्यादा लोग नहीं थे, जिसमें थोड़ा सा दिल्ली का क्षेत्र था, थोड़ा सा लगता यूपी का क्षेत्र था, हरियाणा के लोग थे। हरियाणा के लोग उस कार्यक्रम में ज्यादा थे और देखते देखते वो पूरा का पूरा जो मोमेंटम बन गया और धम्म भूमि की यहाँ शुरुआत हो गई। तो जो ये काफिला था, यहीं से मूवमेंट की शुरुआत हुई। और अगला जो विषय है, जैसे धम्म भूमि की नींव रखी गई, यहाँ धम्म भूमि बन करके तैयार होने लगी, इधर उधर से लोग आने लगे, कोई योगदान करने लगा, बिना किसी नेताओं की जी हजूरी करे ये सारी व्यवस्था साथी बनती चली गई। उसके बाद जैसे ही बंते जी और टीम के साथी बैठने लगे कि अब हमें इस काम को आगे कैसे बढ़ाना है, तो ये बात जो स्टेटमेंट पहले से चल रही है कि कारवां, मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और जो बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेटमेंट थी कि मैं इस कारवां को बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं यहाँ तक लेकर के आया हूँ, हो सके तो आप इस कारवां को आगे बढ़ाना, अगर आगे ना बढ़ा सके तो आप उसको वहीं छोड़ देना, इसको किसी भी सूरत में आप पीछे मत जाने देना। प्रबुद्ध साथियों, बंते जी ने योजना बनाई और बंते जी ने आदेश किया कि हमें भी बाबा साहब का कारवां तैयार करना चाहिए। ये जो व्यवस्था है, जो कारमा की व्यवस्था है, जैसे बहुत सारी जगह लोग रथ खींचते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जो फिल्म है उसमें भी आपने देखा होगा, हमारे लोग भी एक रथ को खींच रहे हैं। ये जितने भी बड़े बड़े जो मंदिर हैं, जिन पर आज किसी और लोगों का कब्जा है, वो सारी की सारी हमारी व्यवस्था थी। आप उनमें देखेंगे कि उन मूर्तियों को उन्होंने थोड़ा सा एलोब्रेट कर दिया है, किसी में सिंदूर लगा दिया है, किसी में कुछ लगा दिया है। वो बुद्धा की मूर्तियां हैं सारी की सारी, अगर आप उनको अच्छी तरह खोजबीन करके देखेंगे। ये आजकल ये लोग खुदाई कर रहे हैं, अगर वो सही अर्थों में ईमानदारी से खुदाई करें तो आप लोगों के, आपके विरासत के अवशेष उसमें से निकल रहे। तो प्रभु साथियों, ये कारवां की प्लान की गई कि हम धम्म भूमि तक एक कारवां निकालेंगे। अब जो कारवां आप देख रहे हैं, हम सिर्फ एक दिन का निकालते हैं। शुरुआत हमने फरीदाबाद की भीम बस्ती से की और नाम ये दिया कि हम धम्म कारवां के नाम से, जैसा बाबा साहब चाह रहे थे कि बाबा साहब का जो अंतिम संदेश था, अंतिम आदेश था कि हमें कारवां निकालना चाहिए, बाबा साहब चाह रहे थे कि इस कारवां को कैसे खींचे। तो प्रभु साथी, हमने एक बहुत विशाल एक मूर्ति बनवाई तथागत की और एक रथ सजाया जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली थी और उस ट्रैक्टर ट्रॉली को 5 रस्से बांधे गए और वहां से हमने इस कारवां की शुरुआत की। और विशेष तौर पर हमारे जो टीम के साथी थे, कुछ लोग मजाक के अंदाज के थे, उन्होंने हमारा मजाक भी उड़ाया कि भाई इस ट्रैक्टर को आप स्टार्ट करके रखना, क्योंकि ये जो समाज है बीच में छोड़ के भाग जाता है, नहीं तो फिर तुम 3-4 लोग ही रह जाओगे, बाकी फिर लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ताकि स्टार्ट रखोगे तो आप अपने आप इसको चला करके ले आएंगे। पर वो साथी, वो नौबत नहीं आई। हमने बड़ी मुश्किल से 400-500 लोगों को हमने इकट्ठा किया और हम कारवां 2 दिन का लेकर के चले। रात को पड़ाव पलवल में रहा और अगले दिन सुबह फिर चल पड़े। और धम्म कारवां के नाम से लोगों के अंदर एक इमेज बनती चली गई। एक ऐसा दौर था जब हम किसी भी प्रोग्राम के लिए, प्रचार के लिए जब हम गांव में जाते थे, चाहे आप राजनीति की बात आप कर सकते हैं या हमारा कोई भी झंडा लेकर के जब हम जाते थे, अगर किसी ऐसी गली में जा रहे हैं जहां हमारे समर्थक नहीं है, वो विरोधी मानसिकता के लोग हैं, तो हम वहां झंडा निकाल करके अपनी जेब में डाल लेते थे। एक भय व्याप्त था, एक डर लोगों के दिमाग में था, क्योंकि ऐसे हादसे कई बार हुए हैं, हमारे साथ भी ऐसे हादसे हुए, कई जगह मार पिटाई भी हुई है।
क्योंकि एक अल्हड़पन था मूवमेंट के प्रति, तो लोग अड़ने में देर नहीं लगाते थे। बहुत सारे लोग और भी अड़े हैं, हम भी कई जगह अड़े हैं। तो जैसे जैसे लोगों में एक डर था, लोगों के अंदर एक भय व्याप्त था कि हम ऐसे सड़कों पर उतरेंगे तो हो सकता है हमारे साथ कोई झगड़ा या कोई दंगा फसाद हो जाए। लेकिन प्रबुद्ध साथियों, लोगों के दिमाग में जो डर था, इस कारवां ने लोगों का डर निकाल दिया। जो हमारा आज का विषय है कि बौद्ध धर्म के प्रचार में धम्म कारवां का क्या योगदान है। वो पहला समय था कि जब डीजे पे बाबा साहब अम्बेडकर के और धम्म के गाने बजे, और जिसमें नौजवान और नवयुवतियां सब एक जैसे रूपरेखा में, एक जैसे कपड़े पहन करके, व्हाइट कपड़े पहन करके लोग सड़कों पर उतरे और पूरे हाईवे से नाचते गाते हुए, बाबा साहब के जय जयकारे लगाते हुए, पंचशील के और नीले पताका लेकर के जब हम सड़कों पे उतरे, तो इसका हमें फायदा ये हुआ कि जो हमारे लोग थे, जो डरे हुए दुबके हुए अपने कमरों में बैठे थे, अपने घरों में बैठे थे, वो धीरे धीरे प्रबुद्ध साथियों घरों से बाहर निकलने लगे। और लोगों के अंदर एक इतना गजब का मोमेंटम बना कि पहली बार कारवां में बड़ी मुश्किल से 400-500 लोग आए। उसके बाद में देखा कि वो कारवां, वो जो काफिला है, जो स्टेटमेंट है कि मैं अकेला ही चला था जानिबी मंजिल, और मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और वो कारवां बनता गया। अगले साल जैसे हमने फिर से उसकी शुरुआत की, तो हमने फरीदाबाद से फिर से चलाया कारवां। फरीदाबाद में और नए लोग जुड़े। पिछली बार का जो माहौल था, लोगों ने देखा कि हाँ, कि ऐसे लोग हमारे निकल रहे हैं, तो हम डरे क्यों किसी से। प्रबुद्ध साथियों, बड़े पैमाने पर लोग अगली बार फिर से उसमें जुड़े और धीरे धीरे ये कारवां एक विशाल रूप लेता चला गया। और जैसे ही तीसरा जब साल आया, तो बंते जी ने कहा कि 2 दिन में लोग थक जाते हैं, दूर का सफर हो जाता है, क्यों ना हम पलवल से ही इसको निकालना शुरू करते हैं। तो तीसरे साल से प्रबुद्ध साथी हमने फरीदाबाद से बंद करके पलवल से लिया, और पलवल से धम्मभूमि तक हम पैदल मार्च करते उस कारवां को लेकर के गए। धीरे धीरे इतना विस्तार होता गया कि पहले लोग इक्का दुक्का आते थे, फिर लोग अपने गाँव से, स्टार्टिंग जो हमने जब की थी, जब खुली गाड़ी की जो आयसर गाड़ी आती है टाटा की, उनमें लोग आए, टाटा 407 जिसको बोलते हैं। फिर जैसे जैसे विस्तार होने लगा, लोग अपने साधन लेकर के आने लगे, कुछ बाइकर्स आए। फिर देखने में आके हरियाणा के कोने कोने से लोग अपनी बसें भर भर के इस कारवां में लेके आने लगे। देखते देखते प्रबुद्ध साथियों, ये कारवां इतना जबरदस्त रूप लेता चला गया, और जो दिमाग में डर था वो कंप्लीट लोगों के दिमाग से निकल गया। एक इतना आप चेंज मान के चले इस कारवां में कि लोगों में विस्तार होता चला गया। दूसरा, एक जैसी हमारी ड्रेस, उसमें एक रूपता नजर आई, और एक जैसी ड्रेस में सभी लोग व्हाइट ड्रेस में निकले। और एक साल तो ऐसा रहा कि जब नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे थे, तो वहां से मैं एक हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर के साथ मुझे बात करनी थी किसी साथी के विषय में। तो वहां जाते ही मैंने देखा एक लड़का खड़ा हुआ और हाथ में किताब ऐसे उठा करके, और ऐसे हाथ, जैसे बाबा साहब का जो सिंबल है, हाथ ऐसे उठाए हुए ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया। तो दूसरे एक साथी ने कहा, करे तो अम्बेडकर बन गो, अम्बेडकर। वो अपनी लोकल लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि अम्बेडकर बन गया है। फिर तीसरे ने कहा कि नहीं यार, मैं अम्बेडकर कैसे बन सकता हूँ, मैं तो भाई फला बिरादरी से हूँ। फिर चौथे आदमी ने कहा कि भैया, चाहे आप लोग किसी भी बिरादरी से हो, मैंने अभी 3 दिन पहले इनका एक काफिला देखा है, वेल एजुकेटेड लोग थे, सबकी एक जैसी ड्रेस थी, व्हाइट सवारी थी, बड़े बड़े झंडे थे और उनमें से मोटे मोटे डंडे थे। और आगरा चौक से लेकर के जो हमारा अलीगढ़ का रोड है, यहां तक लोगों की कतार नहीं टूट रही थी। इतने सभ्य तरीके से मैंने इन कम्युनिटी के लोगों को, जो अंबेडकर को मानते हैं, उनको मैंने पहली बार देखा। प्रबुद्ध साथी, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि देखो कि आम आदमी जब मूवमेंट की चर्चा करने लग जाता है, तो मूवमेंट घर घर में चले जाती है। मैंने फिर ये चर्चा अपनी टीम के साथियों को, बंते जी को ही मैंने सारी बताई कि बंते जी, फला हॉस्पिटल में मैं बैठा था, यहाँ इस तरह की बात है। कहने का अर्थ ये है कि आम पब्लिक में जो हमारे प्रति नफरत की जो भावना थी, वो नफरत की भावना खत्म होने लग गई। लोग बड़े बड़े बैनर लगाने लगे, लोग प्रचार करने लगे, दूर दूर तक बैनर छपने लगे, और बड़े पैमाने पर लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया कि
हम जब भी प्रचार के लिए जाते थे, जैसे हम जो धम्म कारवां है, अशोक विजयदशमी पे निकालते थे। हमारे जितने भी टीम के साथी थे, हम उससे पहले का जो दौर रहा है, हम दूसरों के कार्यक्रमों में शामिल होते थे। रावण का दशहरा होता था, तो वो कहते हैं कि बच्चे जिद करते हैं कि हम तो वहां जाएंगे, और बच्चे वहां चले जाते थे। प्रबुद्ध साथियों, जैसे कारवां स्टार्ट हुआ, तो हमने उनकी जो ऊर्जा थी धम्म भूमि ने वो उस ऊर्जा को डाइवर्ट करके कारवां में लगा दिया। अशोक विजयदशमी में कार्यक्रम होने लगा, तो गीत गाने लगे, लोगों में खुशी का माहौल होने लगा, और अपनी ऊर्जा वहां से छोड़ करके वो फिर इस कारवां में शामिल होने लगे, नाचते गाते हुए। आज तक का रिकॉर्ड है, धम्म कारवां में जितने भी लोग आए हैं, चाहे उसमें बहन हो, बेटी हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सभी तरह की वैरायटी के, सभी तरह की कैटेगरी के उसमें लोग शामिल हुए, और सभी एक दूसरे के साथ नाचते गाते हुए चले। आज तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि हम धम्म को मानने वाले लोग हैं। आज तक का रिकॉर्ड ये रहा कि किसी ने किसी को भी गलत फब्त तो किसी ने किसी के ऊपर गलत फब्तियां नहीं कसी, और हर आदमी उस कारवां में शामिल होने लगा। और दूसरा बेनिफिट इसका ये मिला कि हम उससे जो पहले का दौर था, दम कारवां से पहले का जो दौर था, लोग सिर्फ इतना सा जानते थे, जब कार्यक्रम होता था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, भाई ये 3 पॉइंट जानते थे। और बड़ी मुश्किल से हम 2 साथी थे, 3-4 हमें 4 बड़ी मुश्किल से ये जो अठमंगल गाथा ये याद हुई थी, और उन्हीं को ही हम 8 बार आगे पीछे दोहराते रहते थे, क्योंकि पूरी याद नहीं हो पाती थी। और जितनी हमें याद थी, हम उनको 2-3 बार दोहराते थे, हम कहते 8 बार हो गई है, चलो सबका मंगल हो, जय मंगलानी हो गया और आगे बढ़ो। लेकिन जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, और जैसे जैसे लोग जुड़े, तो धम्म के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम होने लगे। एक शुरुआत का हमारा ऐसा दौर था कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि हम बिना दहेज बौद्ध रीति से सभी परंपराओं को तोड़ते हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और आप लोगों को अपनी बहन बेटियों की शादियां हमारे कार्यक्रमों में करनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से 2 से 3 आदमी तैयार हो पाते थे, और लोग शर्माते थे, डरते थे कि अगर हमने फेरे नहीं डाले तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी लंबी ना चल पाए। प्रबुद्ध साथियों, सबसे पहले हमारी टीम के सभी साथियों ने ही ये पहल की। धीरे धीरे जैसे फिर और भी साथियों की शादी हुई, तो हम सब ने ऐसे शादियां की बिना दहेज की। और धम्म के मामले में इतना जबरदस्त प्रभाव रहा कि धीरे धीरे बड़े पैमाने पर बम्बारमेंट होने लगी। लोग जगह जगह से डिमांड आने लगी कि जी हमें भिक्षु चाहिए, हमारे घर में भी संस्कार हो रहा है, हम भी बौद्ध रीति से कार्यक्रम करेंगे। बौद्ध रीति से फिर संस्कार होने लगे, शादी के संस्कार होने लगे, घर में जब बच्चा जन्म लिया तो उनके नामकरण होने लगे। धम्म का विस्तार इतना जबरदस्त फैलता चला गया कि वो कारवां बढ़ते 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 पूरे भारत भर में उसका विस्तार होने लगा। जब हम लोगों को सूचना देने के लिए जाते थे कि जी हमारा कार्यक्रम है बुद्ध पूर्णिमा पे, आप इस कार्यक्रम में आए, तो जाते लोग सबसे पहले दिमाग में कारवां ऐसा बैठ गया लोगों के। सबसे पहले ये पूछते थे जी कारवां कहाँ से कहाँ तक चलेगा, और रात्रि विश्राम हमारा क्या रहेगा। हम लोगों को कहते भाई अब इस जो पूर्णिमा का कार्यक्रम है वो स्टेज का प्रोग्राम है, इसमें कारवां नहीं है। कारवां बुद्ध पूर्णिमा की बजाय अशोका विजयदशमी पे। कहने का अर्थ ये है कि दिमाग में कारवां इतना जबरदस्त लोगों के बैठ गया कि वो एक आदत का हिस्सा बन गया। मैं आज एक स्टेटमेंट दे रहा था कि अगर हम 30 दिन किसी भी काम को जबरदस्ती किसी से करवाते हैं, तो धीरे 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 वो आदत बन जाती है। अगर उसी काम को हम 90 दिन लगातार कर लेते हैं, तो वो हमारे ब्लड के अंदर रम जाती है। फिर वो हमारी आदत इतनी जबरदस्त बन जाती है कि हम उसको जिंदगी भर भूल नहीं पाते। प्रबुद्ध साथियों, ये कारवां एक नहीं बना, हजारों बने। और धीरे धीरे देखने में आया कि हर आदमी के दिमाग में ये बात आने लगी कि कारवां कारवां, लोग सब इस बात को दोहराने लगे, और धम्म कारवां के नाम से पूरे भारत भर में विस्तार होने लगा। धम्म कारवां की शुरुआत पलवल से हुई। उसके बाद में आप देखेंगे अलीगढ़ में धम्म कारवां निकाला गया, अखबारों ने भी बड़े पैमाने पर छापा, और वहां जब परमिशन ली गई तो वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप 50 से 60 आदमी ज्यादा नहीं ले पाएंगे इसमें। तो बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली, और हमारी टीम के लोगों ने कहा ठीक है जी, हम 50-60 लोग इसमें लेके आएंगे। और प्रबुद्ध साथियों, जिस दिन कारवां जब सड़कों पर निकला,
तो वहां के अखबारों ने लिखा कि 80,000 बौद्ध लोग सड़कों पर उतरे। और उसके बाद डीएम ने लोगों को, हमारी टीम के लोगों को बुलाया कि आप लोग तो कह रहे थे हमारे 20-25 लोग होंगे, आपने परमिशन 20-25 लोगों की ली थी, आप 80,000 लोग कैसे सड़कों पे ले आए, ये आप लोगों ने जवाब देना होगा। हमारी टीम ने कहा, बंते जी ने कहा कि देखो जी, हमने तो तैयारी तो 25 लोगों की थी। अब भीड़ की कोई संख्या नहीं होती, हर लोगों को, हर एक आदमी को ये बात समझ में आए, लोग सड़कों पर उतर आए। प्रभु साथियों, अलीगढ़ के बाद में आप देखेंगे कि गुजरात में जो बाबा साहब का जो जगह है, संकल्प जहां बाबा साहब ने लिया था, वहां ये कारवां निकला। उसके बाद पालनपुर में कारवां निकला। उसके बाद में आगरा, इसमें गुजरात में एक जगह और है, अलग अलग जगह ये कारवां साथियों निकलने लगा। उसके बाद बंते जी ने कहा कि जहां पर भी बाबा साहब अम्बेडकर आए और वो डेट आप तय करें और उस डेट को निकाले, बाबा साहब किस जगह पे कब आए, हम कार्रवाई निकालेंगे। और प्रबुद्ध साथियों, जैसे ही बंते जी ने भिक्षुओं का एक सेंटर बनाया और बौद्ध भिक्षु जब श्रावणी शिविर लगे, तो फिर हम जब सड़कों में उतरे, शहरों में जब निकले, तो एक जैसी रूपरेखा, एक जैसा चेहरे पे चमक, सबके सिर मुंडे हुए, एक जैसा चिवर के कलर, जब सड़कों पर उतरे तो लोग अचंभित हुए कि इस तरह के महाराज क्या होते हैं। जब लोगों को बताया कि ये बौद्ध भिक्षु हैं, ऐसे जो हिसाब किताब है, इस तरह का जो पहनावा भिक्षुओं का होता है, तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जागी कि भिक्षु क्या करते हैं, किस तरह की उनकी दिनचर्या। तो विस्तार इतना जबरदस्त होने लगा, फिर भिक्षुओं की डिमांड भी होने लगी। और आज से जो पहले का दौर रहा है, धम्म कारवां से पहले का दौर रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि बुजुर्ग भिक्षु ज्यादा होते थे। और लोगों का कहना भी ये होता था कि जी जो आपके बौद्धों के कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर चार्मिंग नहीं है, नौजवान नहीं जुड़ रहे हैं। और जब तक नौजवान नहीं आएंगे तब तक बुद्धिज्म आगे नहीं फैलेगा। और इसमें नुकसान इसका क्या रहेगा कि बुजुर्ग जब तक हैं तब तक ये कार्यक्रम चल रहा है, जब बुजुर्ग चले जाएंगे तो ये कार्यक्रम यहाँ स्थगित हो जाएगा। प्रभु साथी, हमने देखा कि बड़े पैमाने पर जो नौजवान है उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा होने लगी। और डिमांड इतनी ज्यादा होने लगी कि हमारे घर में कार्यक्रम है जी, आप भिक्षु को भेजे। उसके बाद बनते करुणाशील राहुल जी ने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा और लोगों को संखार करता तैयार किया गया। पाली भाषा के जो शब्द हरियाणा के अंदर जो बोले जाते थे, उत्तर प्रदेश में बोले जाते थे, राजस्थान पंजाब के अंदर जो बोले जाते थे, उन शब्दों को फिर से चॉक आउट किया गया। लोगों को बताया गया कि हम पाली के शब्दों को छोड़ रहे हैं, हम इतने ज्यादा सभ्य हो गए हैं कि जी हमने अपना जो शब्द है वो छोड़ दिया है। जो चितन निकालते हैं घरों के अंदर, वो हमने बताया कि हमारी शैली रही है। महिलाएं पीपल के पत्ते घर के आगे बांधती थी, वो हमने छोड़ दिया है, ये शैली हमारी है। जो शब्द थे, जैसे बुद्धा ठेरा है, जैसे बुजुर्गों को बूढ़ा ठेरा बोला जाता है, वो शब्द हमारे थे। 3-5 करने की जरूरत नहीं है, वो शब्द हमारे थे। हरियाणा के अंदर बड़े पैमाने पर खाना पीना, खाना पीना, पानी, देखना, उठना, बैठना, ये शब्द हमारे हैं। रूख रोपण के नाम से हमने कार्यक्रम किए, लोगों के घरों में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कारवां में जैसे जैसे लोग आते गए, जैसे आपने पहले देखा होगा कि कारवां हमने शुरुआत की तो थोड़े लोग आते थे। जब हम स्टेज का प्रोग्राम करते थे बड़ी मुश्किल से 200 से 400 लोग आते थे। और जब हमने कारवां की गिनती की गई, प्रबुद्ध साथियों, हजारों की संख्या में लोग कारवां में निकले। और फिर उनके सामने बंते जी ने जब अपील की कि हमें किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए, किस तरीके से हमने इस काम को विस्तार करना चाहिए, जब विस्तार की बात आई तो बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर चर्चा परिचर्चा होने लगी। सैकड़ों की संख्या में लोग संखारकर्ता तैयार किए गए, उनकी ट्रेनिंग की गई। और फिर आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर धम्म के क्षेत्र में शादी संस्कार है, गृह प्रवेश संस्कार है, गम मंगल संस्कार है, उन संस्कारों को लोग जानने लगे। और जैसे जैसे विस्तार होता गया कि धम्म बड़े पैमाने पर प्रबुद्ध साथी फैलने लगा। उसके बाद में क्या था कि लोगों ने फिर रिसर्च करना शुरू किया। जहां भी अवशेष मिलते थे, उनकी खुदाइयां हो रही थी, तो हमारे लोग सबसे पहले वहां पहुंच जाते थे, वहां जाके कहते देखो जी यहाँ ये चीज मिली है। और धम्म का प्रचार करते करते ये कारवां आगे बढ़ते बढ़ते एक फायदा हमें और मिला। हमारे एक साथी थे अलीगढ़ से, जीत सिंह एडवोकेट, आज इस दुनिया में वो नहीं है। उन्होंने धम्म भूमि पे आना स्टार्ट किया। अलीगढ़ में शुरुआत उन्होंने यूपी से हमारे बीच में आने की थी।
और जैसे वो हमारे बीच में आए तो उन्होंने कहा, जी मैं एक जापानी संस्था है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, और वो कुछ पैसे उपासकों से लेती है, कुछ पैसे हम वो संस्था की तरफ से मिलते हैं, और हम एक यात्रा निकालते हैं, और उस यात्रा में हमारे जितने भी महापुरुषों से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, एक यात्रा हम बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए स्थानों पर निकालते हैं, और दूसरी यात्रा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थानों पर निकालते हैं, जिसमें लुम्बिनी है, बोध गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, कुशीनगर है, सारनाथ है, वैशाली है, संकिसा है, इन जगहों पे वो लोग निकालते थे। तो प्रबुद्ध साथियों, हरियाणा से और यूपी से लोगों ने मिलकर के बस की, और हमने उनकी यात्राएं की, अजंता एलोरा की गुफाएं देखी, बाबा साहब के बनाए हुए कॉलेज देखे, बाबा साहब का जहां अंतिम संस्कार किया गया वो देखा। तो हमने इन सारी जगहों पर जाने का मौका मिला, और जहां जहां हमें लोग मिले, हमने उन लोगों को अपने कार्यक्रमों से जोड़ा। और जो बुजुर्ग, जिनको हम बुजुर्ग कहते थे, जी बुजुर्ग भिक्षु हैं, इनसे कुछ नहीं हो पाता, प्रभु साथियों जैसे लोगों के अंदर इसकी चार्मिंग आई, लोगों के अंदर एक विशालता इसमें फैली, तो यंग ब्लड आपने देखा होगा, धम्मभूमि में बड़े पैमाने पर नौजवान भिक्षु अब शामिल होने लग गए हैं। इसका अगला जो दम के क्षेत्र में फायदा हमें ये मिला कि नौजवान भिक्षु आने लगे, और नौजवान भिक्षु साथ साथ में पढ़ाई भी करने लगे। फिर बंते जी ने आदेश किया कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि बुद्ध ने शादी का जो संस्कार है, जहाँ भिक्षु का मान सम्मान नहीं हो पाता है, भिक्षु सुबह जाके बैठ जाता है, शाम तक उनको बैठा के रखते हैं, दूल्हा ही सर्वोपरि होता है, और भिक्षु को रात को नंबर आता है, और भिक्षु की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। जहाँ भिक्षुओं का सम्मान ना हो, हमें उस चीज को बंद करना चाहिए। प्रभु साथियों, धम्म भूमि से जितने भी लोग प्रशिक्षित हुए, उन्होंने शादी संस्कार कराना बंद किया, और हमने नौजवानों को तैयार किया, और हम वहां जाकर के उनके संस्कार कराने लगे। बड़े पैमाने पर संस्कारकर्ता नौजवान बने। अब लोग भिक्षुओं की बजाय आम आदमी से ही रिक्वेस्ट करते हैं, जी हमें संस्कार के लिए बुलाया जाए। अगला क्या था प्रबुद्ध साथियों, अगला जो धम्म के क्षेत्र में हमें बेनिफिट हुआ, धम्म के क्षेत्र में भ्रांतियां बहुत ज्यादा फैलाई गई। किसी ने कह दिया दिवाली हमारी त्योहार है, किसी ने कहा होला हमारा त्योहार है, किसी ने कहा छठ मैया हमारा त्योहार है। सब उन्होंने अपने बनाने शुरू कर दिए। उनका जो जो दावा था कि क्रांति की प्रति क्रांति है, रेवोल्यूशन जो काउंटर रेवोल्यूशन हुआ है इस तरीके से, और हम अपने शब्दों को छोड़ चुके हैं। प्रभु साथियों, इस विषय पर धम्म के क्षेत्र में धम्म भूमि ने रिसर्च किया, जानकारी हासिल की। अलग अलग जो मूवमेंट के लोग थे, अलग अलग देश प्रदेशों से पढ़े हुए लोग थे, उनसे डिस्कस किया, दूर दराज से ग्रंथ मंगाए, और फिर जो भ्रांतियां फैला रहे थे उसका हमने फिर बायकाट किया। कि हमने कहा कि भैया हमें रिक्वेस्ट है आप लोगों ने कि इसमें आपने झूठा प्रचार नहीं करना। अगर आप झूठा प्रचार करेंगे, आप भ्रांतियां फैलाएंगे धर्म के क्षेत्र में, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा होगा विरोधाभास पैदा हो गया है, और अब लोग समझने लगे हैं कि कौन लोग झूठ बोल रहा है। क्योंकि भ्रांतियां जब फैलाई जाती हैं तो उस मिलावटखोरों का भी जवाब धम्म भूमि ने ही दिया है धम्म के क्षेत्र में आने के बाद। अन्यथा अगर धम्म भूमि इस काम को ना करती तो जो मिलावटखोर थे वो इन बातों को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहते, और हम इस बात को प्रचार में ना लेकर के आ पाते। धर्म के क्षेत्र में जैसे कारवां बनता गया और दूर दराज से लोग जैसे जुड़ते गए, राजस्थान में भी कारवां निकला, उत्तर प्रदेश में कारवां निकला, पंजाब में जो डॉक्टर सुधीर जी हैं उनके क्षेत्र में कारवां निकला, हरियाणा में कई जगह कारवां निकला, और फिर उसके बाद में भिक्षुओं की कतार चलने लगी, वो भी एक कारवां की तरह चली। और जो कारवां जो सिंबॉलिक कारवां था प्रबोध साथियों, इतना ज्यादा इतना जबरदस्त दिमाग में बैठ गया, लोग इनके गीत बनाने लगे और नारे लगाने लगे, भंतेरा हो लाए हैं, धम कारवा लाए हैं। धम कारवा दिमाग में इतना जबरदस्त सिंबॉलिक रूप से बैठ गया कि आप जहां भी जाएंगे धम के क्षेत्र में जब भी चर्चा होती है, अगर भंते जी कार्यक्रम किसी वैसे भी कार्यक्रम में जाते हैं एक वक्ता के रूप में, तो वहां जाते ही नारे लगते हैं, भंतेरा हो लाए हैं और धम कारवा लेकर के आए, धम कारवा लाए। ये कारवां इतना सिंबॉलिक बनता चला गया कि हर आदमी की जुबान पर आ गया। प्रभु साथियों, आपने एक दौर और देखा होगा, जब कहीं कार्यक्रम होता था तो स्टेज के ऊपर 20 वक्ता स्टेज पे बैठे होते थे, 20 श्रोता बैठे होते थे। हर एक वक्ता आकर के 2 मिनट में अपनी बात कहता था। 2 मिनट में न तो भूमिका हो सकती है,
ना आप जो बात उनको देना चाहते हैं वो हो सकती है, ना जो समस्या उसका सॉल्यूशन दे पाते हैं। लेकिन दमभूमि ने जैसे जैसे शुरुआत की तो दम के क्षेत्र में एक दो ही वक्ता होने लगे। अब आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जहां पर भी कार्यक्रम होते हैं 2 से 3 वक्ता होते हैं जो सही अर्थों में लोगों को मैसेज दे पाते हैं। अगर 20 वक्ता होते हैं तो 20 वक्ता लोगों को मैसेज नहीं दे पाते हैं। इसका फायदा हमें ये मिला कि लोगों में दम की बातें भी होने लगी। और एक ऐसा दौर मैंने देखा कि जब हम किसी भिक्खु को बुलाते थे तो भिक्खु को सिर्फ त्रिशण और पंचशील के लिए याद किया जाता था। भिक्खु त्रिशण पंचशील दे करके और भिक्खु को अलग से एक जगह बैठा दिया जाता। लेकिन दमभूमि ने दम कारवां के माध्यम से लोगों के अंदर ये प्रचार किया कि भिक्खु जो आदमी बना है वो एक सर्वोपरि पद है। भिक्खु के मान सम्मान और मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। भिक्खु ने गृह त्याग किया है। अगर हम सभी लोग उनके सामने जूते पहन करके कुर्सी पर बैठे हैं तो इसे भिक्खु का अपमान होगा। प्रभु साथियों, दमभूमि ने इस चीज के लिए मना किया और जैसे एक गाइडलाइन बनाई गई तो लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया। और जैसे जैसे लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया तो आप अब देखेंगे कि भिक्खु का मान सम्मान सर्वोपरि होने लग गया है। भिक्खु का जो पहले सिर्फ त्रिशण पंचशील के लिए बिठाया जाता था, अब भिक्खु को ससम्मान एक मंच पे बिठाया जाता, बाकी लोग नीचे बैठते हैं। और जब त्रिशण पंचशील लिया जाता है तो याचना करने के लिए सभी वक्ता लोग नीचे आते हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम में था, मैं काफी साल पहले की बात है, 2006-7 की बात है। और सभी लोग मंच पे बैठे थे तो वो याचना करने लगे तो भंते जी ने कहा कि याचना नीचे बैठ करके याचना की जाती है, उसके बाद में त्रिशण पंचशील भिक्खु देता है। तो प्रभु चाहते वहां विरोध भी हुआ, बहुत सारे लोगों की बात हजम नहीं हुई, लेकिन फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो आज वो जो पूरा सिनेरियो है वो सारा का सारा बदल चुका है। और जो मजाक का दौर था, जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी, वो चीजें खत्म होती चली गई है। और आज भारत का एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां धम्म कारवा के नाम से लोगों में प्रचार प्रसार ना हो। इतना जबरदस्त प्रचार होता चला गया है। धम्म कारवां के माध्यम से लोग जुड़े, भीड़ सड़कों पे उतरी, नारेबाजी हुई, गाने बजाए गए, महापुरुषों के नाम से गीत, नए नए गीत बनाए गए। कोई आदमी गीत गलत बनाता था तो उसको पहले लोग टोकते नहीं थे। जैसे बाबा साहब मैं जन्मों जन्म तक, 7 जन्म नहीं इतने जन्म तक, इस तरह के गीत गाते थे तो उनको लोग टोकते नहीं थे, उनको पैसा देते थे। लेकिन जब जागरूकता आई, कारवां के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े, तो जुड़ने के बाद हमने उनको समझा भैया जन्मों जन्म तक तो होते नहीं है। जब बाबा साहब ने मना कर दिया है कि जन्मों जन्म तक तो होते नहीं, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक बोलूंगा ना बाबा साहब, मैं तेरा जो ज्ञान है, जो आपने जो हमें आदेश दिया है। तो जब उनको मना किया गया तो अब आप देखेंगे कि गाने भी बहुत समझदारी से लोग बनाने लग गए। पहले गलत तरह की परिपाटी से लोग गाने बनाते थे, अब उन्होंने परिपाटी चेंज कर दी है और जो एक मैसेज देने वाले गाने बनने लग गए हैं। भिक्खों के मान सम्मान में गाने बनने लग गए हैं, कारवां के मान सम्मान में गाने बनने लग गए हैं। क्योंकि जहां जैसा माहौल होता है, आपने देखा होगा जब आजादी का दौर था तो बहुत सारे जो लोग थे, जो लेखक थे, साहित्यकार थे, जो कविताएं लिखते थे, जो गीत गाते थे, उन्होंने आजादी के ही गीत बनाए, उन्होंने आजादी के ही साहित्य लिखा, उन्होंने आजादी की ही कविताएं बनाई। ठीक इसी प्रकार प्रभु साथियों, जैसे ही धम्म कारवां चला, धम्म के क्षेत्र में काम होने लगे, धम्म का विस्तार होने लगा, बुद्धिज्म घर घर जाने लगा, तो फिर लोगों ने गाने भी इसी तरह के बनाए। और आप गीत सुन भी रहे हैं, शशि भूषण जी गीत गाते हैं, बड़े पैमाने पर वो धम्म के ही गाने गाए जाते हैं। और उसके बाद में आपने एक चीज और देखी होगी, पहले हमें जो चीज बता दी जाती थी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, हम पहले दिमाग अप्लाई नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा एनाइलेशन ऑफ कास्ट है, जो बाबा साहब का भाषण है, जिसमें लिखा है कि जातियों का विध्वंस, जातियों का मूल विनाश। उसका जो अर्थ ये था, लेकिन पहले अर्थ का अनर्थ हो जाता था। पहले बोलते थे जाति भेद का उच्छेद, शब्दों का ही सारा का सारा हमारा झगड़ा है। आपने देखा होगा भगवान बुद्ध और उनका दम, जबकि भगवान और बुद्ध एक ही चीज है। दम्भूमि ने इसमें पहल की और 125 में जब बाबा साहब की जयंती आई थी तो 1.25 लाख धम्म ग्रंथ एक साथ छपवाए गए और लोगों के अंदर एक बात गई कि हाँ,
बुद्ध एंड इज धम्मा हमारे लिए गाइडलाइन है। उससे पहले इक्का दुक्का आदमी ही बुद्ध एंड इज धम्मा जानता था। और आपने देखा होगा कि धम्म भूमि ने विशाल ग्रंथ बनाया, स्टील के ऊपर उकेरा गया। और आप अगर गूगल पे सर्च मारेंगे वर्ड बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट बुक, जब आप सर्च मारेंगे तो बुद्ध एंड इज धम्मा की उसमें फोटो आएगी। जिस कार्यक्रम हम उसको खोल रहे हैं, हमारी टीम के साथी उसमें आपको ग्रंथ को खोलते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे के सारे जो शुरुआत हुई है धम्म कारवां से शुरुआत हुई है, और इतना जबरदस्त विस्तार इसमें होता चला गया। शुरुआत एक ही आदमी करता है। एक शायर ने कहा कि एक ही शख्स होता है कायनात, एक ही शख्स होता कायनात में, राहे इश्क के काफिले नहीं होते। प्रबुद्ध साथियों, पहले जो एक आदमी होता है जिस कारवां को लेकर के चलता है, उसके बाद में फिर उसके काफिले बन जाते हैं। जैसे साहब का श्रीराम जी के लिए हम यूज करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था मजरूह सुल्तानपुरे की, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो इस कारवां में जितने भी टीम के साथी जो हमारे से जुड़े हुए हैं, अभी 18 मार्च को कारवां होने वाला, भारत भर के लोग लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो ये कारवां की वजह से ही हम जब लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे विचार निकल करके आते हैं। और अंत में साथियों, अभी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एक बहुत महान कार्यक्रम हुआ है। पहले क्या था कि बौद्ध अपने हिसाब से जिसको जो समझ में आया वो उसी हिसाब से काम करता था, और जिसने जो बता दिया वो उसी हिसाब से काम करता था। जैसे, और जब भी हम किसी आदमी को कहते हैं कि भाई बुद्धिज्म के अनुसार ये कार्यक्रम ऐसे होना चाहिए, शादी का अगर संस्कार है वो ऐसे है तो ऐसे होना चाहिए, तो लोग कहते कोई बात नहीं, मध्य मार्ग निकाल लो। जबकि बुद्ध ने जो मध्य मार्ग बताया है वो अपने जमाने के जो अरहत भिक्षु थे, जो पीएचडी स्कॉलर थे, उन लोगों को कहा कि आप मध्य मार्ग अपनाएं। और लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो घर में कार्यक्रम है तो वो शराब भी पी रहे हैं, और वो भी कहते बुद्ध ने भी मध्य मार्ग की कहा है, जबकि मध्य मार्ग वो नहीं था, ये दोनों अतियों के बीच का मार्ग था। बनते जी ने ये चीजें बताई लोगों को, और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हुआ। उसके बाद में प्रबुद्ध साथियों वो पूरा एक ग्रंथ बनाया गया कि हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। दुनिया के अंदर जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। उसको आप मैनिफेस्टो कह सकते हैं, उसको आप आचार संहिता कह सकते हैं, उसको आपकी दिनचर्या कह सकते हैं। तो धम्मभूमि ने धम्म कारवां के बाद में जैसे हम बैठते थे तब ये प्लान किया और एक आचार संहिता बनाई, और उस आचार संहिता से ही आप अपना आगे का जो जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, वो सारे नियम सिद्धांतों को एक अमली जामा पहना है। और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया, वो सभी लोगों के आज हाथ में। तो प्रबुद्ध साथियों, धम्म कारवां का धम्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। ये जो विषय है, इतना विस्तार है इस विषय का, अगर हम एक एक पॉइंट लेकर के बैठे, इतने जो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, चाहे गुजरात का कार्यक्रम हो, चाहे बिलासपुर आपके उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम हो, चाहे हरियाणा में धम्म भूमि का कार्यक्रम हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे हमें भी सीख मिली है। और ये कारवां की ही वजह से हम यहाँ तक इन कार्यक्रमों को लेकर के आ पाए हैं। प्रभु साथियों, आज के विषय पर क्योंकि टाइम भी हो चुका है, मैं इतना ही आपके बीच में बातें रखना चाहूंगा। आपने मेरी बातों को सुना है और आज मुझे मौका दिया है। आप सबका बीआरसी का धम्मभूमि का सदस्य बनते कर्णशील राहुल जी का टीम के साथियों का बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय